क्लास 8 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे थे हम मैथ्स का। सेक्शन बी में पहले ही सॉल्व करवा चुका हूँ। सेक्शन ए की बारी है। सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे हम। ये देखिए सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक अरेंजमेंट कैन नॉट बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ स्क्वायर्ड नंबर। यहां पर आपको 1 2 3 4 सिमेट्रिक अरेंजमेंट आपको यहां पर गिवन है और आपको बताना है इसमें से ऐसा कौन सा अरेंजमेंट है जिससे हम एक स्क्वायर्ड नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते या नहीं कर सकते। तो देखो इसको अगर आप एक बार देखो तो उसमें कितने ब्लॉक्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हो गया 16। ये देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 16। लिख लेते हैं हम पहले ना, सारा लिख लेते हैं फिर बाद में करेंगे सॉल्व अच्छे से। चलते हैं बी पार्ट पे। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे आ जाएगा 10। अब चलते हैं सी पार्ट पे। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लिख दीजिए। डी पार्ट पे चलिए। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब इसको काउंट कीजिएगा आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये हो गया 25। अब आप देखिए 25 का भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है मतलब 5। ठीक है, 16 भी एक स्क्वायर नंबर है क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये भी एक स्क्वायर नंबर है, सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। 10 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, तो यानी जो ऑप्शन बी था हमारा, ये जो ऑप्शन बी है यही वो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है जिसको हम यूज नहीं कर सकते स्क्वायर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड पार्ट करेंगे सॉल्व। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, आपको एक फिगर दी हुई है और ये जो 3 लाइंस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं P पॉइंट पर, और जो लाइन L है, ये जो लाइन L है ये N पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ आ गया। और जो एंगल 6 है ये वाला, ये 65 डिग्री है। आपको क्या करना है, आपको एंगल 3 और एंगल 4 ये जितने भी डिग्री के इनको प्लस करके आंसर देना है। तो पहले फिगर बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये देखिए फिगर ड्रॉ की है मैंने। ये देखो जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करी है लाइंस, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमें क्या करना था, देखो ये जो एंगल 6 था ना यहाँ पे क्वेश्चन में, ये आप देखो ये जो एंगल 6 है मैंने इसकी जगह ना यहाँ पर 65 डिग्री लिख दिया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो एंगल 6 है वो 65 डिग्री के इक्वल है। अब आप एक चीज देखिए, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ये आपने ये वाली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ये होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बना देता हूं। ये देखो ऐसे और ऐसे, और ये वाला एंगल जो होता है वो इसके इक्वल होता है और जो ये वाला एंगल होता है वो होता है इसके इक्वल। तो आप एक चीज देखिए यहां पर ना वही हो रहा है। देखो एक लाइन ये जा रही है, ठीक है, और एक लाइन ये हो रही है। तो हमारा जो एंगल 3 है ना वो 65 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ठीक है, और एक लाइन ये रही। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो एंगल 3 किसके इक्वल है, आ गया 65 डिग्री के। तो आप यहां पर लिख दो एंगल 3, यहां पे लिख देते हैं एंगल 3 इक्वल टू 65 डिग्री। रीजन क्या आएगा,
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे, हमें क्या निकालना है? एंगल 3 प्लस एंगल 4 निकालना है ना। अब एंगल 4 का पता करेंगे। देखो यहां पर मैंने ये लाइन बनाई है, लाइन एन और लाइन एल, ये ना हमें परपेंडिकुलर गिवन है। तो यहां भी 90 डिग्री होगा, यहां भी 90 डिग्री होगा, यहां भी 90 डिग्री होगा और यहां भी 90 डिग्री होगा। तो देखो जो एंगल 4 है ना, ये हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। यहां पे लिख दो कि एंगल 4 जो है वो है हमारा 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा? रीजन आएगा बिकॉज या क्योंकि लाइन एल जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन एन के। ये इसका रीजन आ गया। इसके बाद हमें क्या निकालना था? एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 3 तो हमारा 65 डिग्री है, एंगल 4 हमारा 90 डिग्री है। इसको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 155 डिग्री। ठीक है, 155 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो ऑप्शन में होगा, ये रहा ऑप्शन डी। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये लिख देंगे हम ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट करते हैं सॉल्व। ये देखिए, ये है हमारा थर्ड पार्ट। 3 रेज टू 0 इंटू 7 रेज टू 0 प्लस 6 रेज टू 0। देखो एक ना लॉ होता है, ठीक है, एक लॉ होता है, हम लिख देते हैं अप्लाइंग लॉ x रेज टू 0 इक्वल टू 1। मतलब किसी की पावर अगर 0 होती है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो देखो 3 की पावर 0 है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर भी 0 है, अगेन 1 आ जाएगा, प्लस 6 की पावर भी 0 है, यहां पर भी 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1, और ये वाला 1 ऐड हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा? 2। थर्ड पार्ट फिनिश। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। अब 4 नहीं, फोर्थ पार्ट पे चलेंगे। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है ABC, जिसमें से जो ये AC है इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और जो ऑल्टीट्यूड बना हुआ है AD ये है 6 सेंटीमीटर। हमें क्या बोला गया है? P इज अ पॉइंट ऑन AB पर कहीं एक पॉइंट बन रहा है जिसका नाम है P। अब क्या कह रहा है? ये जो BP है, BP इसकी लेंथ है 4x माइनस 1 और ये जो PA है इसकी लेंथ है 3x प्लस 4। तो आप किसकी लेंथ निकालो? BP की लेंथ निकालो, यानी इतनी लेंथ आप निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डरना नहीं है क्वेश्चन देख के, और उसके बाद आप सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ना आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपके पास x की वैल्यू नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। आपको ये बात पता है, हमें क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, और मेरे को पता है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ये, इसकी ये दो साइड आपस में इक्वल होती है, ठीक है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो मेरा AB है वो किसके इक्वल होगा? AC के। इतना मैंने लिख दिया, चलो ठीक है। अब जो मेरा AB है मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ। ये जो मेरा AB है इसको मैं ब्रेक करके लिख दूंगा AP प्लस BP, या फिर मैं क्या लिख दूंगा? ये जो AB है ना इसको मैं ब्रेक करके लिख दूंगा BP प्लस PA इक्वल टू AC की वैल्यू क्या है? 10 है, ठीक है। अब BP मेरे को किसके इक्वल गिवन है? ये देखो 4x माइनस 1 लिख दिया मैंने, प्लस PA किसके इक्वल गिवन है? 3x प्लस 4 लिख दिया मैंने, इक्वल टू 10। 4x और 3x इसको प्लस करके क्या आ गया? 7x प्लस 4 और माइनस 1 किया, कितना आ गया? 3 इक्वल टू 10। अब ये प्लस में है, इधर जाकर के माइनस हो जाएगा। 7x इक्वल टू ये 10 माइनस 3, यानी देखो ऐसे 7x इक्वल टू 10 माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद 7x इक्वल टू 7,
एंड x विल बी, ये 7 7 कट हो जाएगा, x आ जाएगा 1। अब हमें लेंथ किसकी पूछी थी इन्होंने पूछी थी बीपी की लेंथ, जो कि हमारी क्या है 4x - 1। अब हम क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट कर देंगे। 4 × 1 - 1, 4 1 ज़ा 4 -1, तो बीपी की लेंथ जो आ गई वो क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप सीधा कमेंट करना, उसी टाइम आपको वीडियो मिल जाएगी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 5th पार्ट क्या कह रहे हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ राजूज फादर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ राजू। आफ्टर 4 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 64 years। द प्रेजेंट एज ऑफ राजू इज। हम सबसे पहले इनकी एजेस को लेट कर लेते हैं कि इनकी एजेस क्या क्या है। हमने एजेस को लेट कर लिया। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राजू की प्रेजेंट एज को हमने x ईयर्स ले लिया, और उसके फादर की प्रेजेंट एज को क्या ले लिया हमने 3x, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था जो उसके फादर की प्रेजेंट एज है वो राजू की एज के 3 times होगी, तो 3 times तो 3x ईयर्स हो गया। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कंडीशन है आफ्टर 4 years, जो 4 साल बाद इनकी एजेस का सम होगा वो होगा 64। आइए देखते हैं कैसे होगा। ये देखिए, आफ्टर 4 years, 4 साल बाद जो राजू की एज है वो x + 4 years हो जाएगी, क्योंकि अभी वो x years का है, और उसके फादर की एज 4 साल बाद, वो पहले 3x के थे, 4 साल बाद हो जाएंगे 3x + 4 years की। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर ATQ। देखिए हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस का सम, इन दोनों का सम कर देंगे, इन दोनों की एजेस का। क्वेश्चन में बोला गया अगर हम दोनों की एजेस का सम करते हैं, यानी ये राजू की एज हो गई और जो उसके फादर की एज है उसका अगर हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा 64। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। x और 3x कितना हो गया 4x, और ये 4 और 4 कितना हो गया 8, ये हो गया 64। 4x = 64 - 8 हो जाएगा। 4x = 56 हो गया, एंड x विल बी इक्वल टू 56/4। आप इसको सॉल्व करोगे आपको 14 मिलेगा। x विल बी 14 years यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर राजू की प्रेजेंट एज क्या आ गई, यहाँ पे लिख देंगे प्रेजेंट एज ऑफ राजू। राजू की प्रेजेंट एज को क्या माना था हमने, x माना था, x की वैल्यू क्या आ गई 14 years। तो राजू की प्रेजेंट एज 14 years हो गई। ये क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था, प्रेजेंट एज ऑफ राजू = 14 years। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स इज 35। यानी अगर हम 2 होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है 35, और उन नंबर्स की ना हमें रेशियो दे रखी है। देखो उन नंबर्स की हमें रेशियो दे रखी है, क्या है रेशियो 2:7। तो हमें कह रहे हैं उन नंबर्स को फाइंड आउट करो, उन नंबर्स को फाइंड आउट करो और फिर उनका क्या निकालो प्रोडक्ट। 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर 35 आ रहा है और उन नंबर्स की रेशियो दे रखी है। उन नंबर्स को फाइंड आउट करने के बाद हमें उनका प्रोडक्ट निकालना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए नंबर्स को मैंने क्या ले लिया 2x एंड 7x, क्योंकि रेशियो क्या थी 2:7। नंबर्स को क्या मान लिया 2x एंड 7x। अब हमें ना इनका डिफरेंस कितना दे रखा है 35 दे रखा है, तो मैं लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x - 2x = 35। अब आप देखो मैंने 7x को पहले क्यों लिखा, क्योंकि ये बड़ा होगा ना, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो बड़ा नंबर पहले आएगा, इसलिए 7x को मैंने पहले लिखा। 7x - 2x = 35। 7x और 2x को आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिलेगा 5x = 35, एंड x विल बी इक्वल टू 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा 35 के साथ, एंड x विल बी इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू हो गई 7 यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे नंबर्स क्या हो गए निकाल लेंगे। नंबर्स आर
नंबर्स आर, हमने क्या लिया था 2x लिया था, यानी 2 इंटू 7 कर दो 14 आ गया, एंड 7x लिया था 7 इंटू 7 कर दो 49 आ गया। ये दो नंबर थे, ठीक है, जिनका डिफरेंस 35 था। अब हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालेंगे, इनका प्रोडक्ट। हमने इसका प्रोडक्ट किया 49 मल्टीप्लाई 14, हमें इसका प्रोडक्ट मिल गया 686। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्स इन 1 अर्थ ईयर फॉर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस we use light years to describe the distance between two heavenly bodies. 1 light year is approximately equal to इतने किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर। हमें ये बता रखा है कि जो 1 लाइट ईयर है वो इतने किलोमीटर होता है, यानी मैंने लिख दिया 1 लाइट ईयर इक्वल टू इतना किलोमीटर। इसको मैं अगर अपना फॉर्म में लिखूं तो उसको लिख देंगे 9.5 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर। अब कह रहे हैं एस्ट्रोनॉमर्स आर ऑब्जर्विंग अ स्टार दैट इज 5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, एक ना स्टार है, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो अर्थ से कितनी दूरी पर है, 5 लाइट ईयर्स दूर है। तो वो कितना दूर है हमें ये बताना है। तो देखो, एक लाइट ईयर, जो एक लाइट ईयर है वो कितने किलोमीटर है, हमने इसको ठीक करके लिखा 9.5 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। अब 5 लाइट ईयर्स में कितने किलोमीटर होंगे, हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप 5 और 9.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 47.5। 47.5 मिलने के बाद क्या हुआ, इस डेसिमल को मैं पहले ले आया तो यहाँ पर 12 की जगह एक ऐड हो जाएगा 13, तो हमारा आंसर हो गया 4.75 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। और हमारा स्टार कितना दूर है फिर, द स्टार इज 4.75 इंटू 10⁻13 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बाय रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये वाला मेथड क्या होता है कि रिपीट सब्ट्रैक्शन करो 1 से, मैं बताता हूँ। जैसे 55 दे रखा है तो आपने यहाँ पर 55 लिखो, ये देखो यहाँ पे आप 55 लिखो, और क्या करो, जो ऑड नंबर्स होते हैं ना, ऑड नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दो। देखो ये 1, 3, 5, 7, 9, पहले 55 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 54 आया, 54 इधर लिखा, 1 के बाद जो ऑड नंबर आता है उसको और इसको सब्ट्रैक्ट करा, ये मिला। ऐसे करते रहोगे। अगर आपको 0 मिल रहा है लास्ट में तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर 0 नहीं मिल रहा, ऐसे माइनस में आ रहा है, तो वो नॉट पॉसिबल है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन आपके पास ना एग्जाम में इतना टाइम होगा नहीं, और वैसे भी सेक्शन ए का क्वेश्चन है, तो इसमें आप एक काम करो, इन चारों में से जो भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, सीधा वो लिख देना। तो देखो, पहले मैंने आपको मेथड बता दिया कि ये वाला मेथड है क्या, और मैंने आपको ये भी बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। चारों में से कोई भी एक देख लो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जो कि है 324। तो 324 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो उसका आंसर हो जाएगा। आप सीधा लिख देना 324। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 324। आपको मेथड से करना है, मेथड से भी कर सकते हो आप, इस वाले मेथड से वो नंबर लेना आप और फिर ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देना। लेकिन ना आपको काफी टाइम लग जाएगा। आप ना सीधा एक काम करना, 324 लिख देना। 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 1369। इसका रूट सॉल्व करना है आपको, तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसका रूट सॉल्व। ये देखिए, डिवीजन मेथड है। देखो 1369 का सॉल्व करना है ना आपको। 1369, पहले आप पेयरिंग कर लो 2 और 2 की। अब आप देखो यहाँ पर इसको ना स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये हो जाएगा 3, 3 ज़ा 9, ठीक है। 13 माइनस 9 हो जाएगा 4, 69 एज इट इज आप उतार लेंगे। 3 का डबल यहाँ पर आपको लेना है 6, और इसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ना सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 इंटू 7, यानी 67 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, करके देख लो, 469 मिलेगा।
तो ये आपका हो गया 469, इसका रूट क्या हो गया 37। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 37 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब क्या कह रहा है ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। अब ना हमें एक प्रॉपर्टी दे रखी है कि ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, कि सिर्फ एक पेयर ही पैरेलल है साइड्स का। तो ये सिर्फ ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, ट्रापीजियम की होती है। तो ट्रापीजियम कहाँ बन रहा है, ऑप्शन डी में बन रहा है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, हमें ना एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और एंगल डी दे रखा है उसका 60 डिग्री। अब हमें कह क्या रहा है, हमें कह रहा है कि हमें ना 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 एंगल ए माइनस 2 एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल बी, 3 एंगल सी माइनस 2 एंगल डी। हमें 4 पार्ट दे रखे हैं, कह रहे हैं इनको सॉल्व करो, जिसको सॉल्व करके ज़्यादा वैल्यू आ रही है हमें बताओ। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सारे इसके एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। आइए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। ये देखिए, मान लीजिए ये फिगर आपको गिवन है, ये एक पैरेललोग्राम है, आपको ये गिवन है। आपको एक बात पता है, अपोजिट एंगल्स ना इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। अगर ये 60 डिग्री है ना तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको x मान लूं, इस वाले एंगल को, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखिए इसका सोल्यूशन मैंने बिल्कुल ऐसे ही करा है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है एंगल B और एंगल D, यानी एंगल ये वाला और यानी एंगल ये वाला, ये हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो गया। और रीजन क्या आएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और अगर तो ये वाला 60 डिग्री लिख देते हैं, लिख दिया। और ये वाला एंगल को अगर मैं x मानूं तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। रीजन सेम आएगा। तो हमें एंगल D 60 डिग्री है तो हमारा एंगल B भी 60 डिग्री हो गया। लिख दो यहाँ पर कि एंगल B भी हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री। अब हम पता है क्या करेंगे, हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। मेरे को पता है चारों एंगल्स का सम करता हूँ मैं, किसी भी पैरेललोग्राम का करूँ, क्वाड्रिलेटरल का करूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ये। एंगल ए किसके इक्वल है, x के। एंगल बी 60 डिग्री है। एंगल सी किसके इक्वल है, x के। एंगल डी कितना है, 60 डिग्री, इक्वल टू 360 डिग्री। कितने x हैं, 2x। 60 और 60 कितना हो गया, 120, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 120 क्या होगा, इधर 360 से माइनस हो जाएगा तो 240 बचा। अब क्या होगा, ये जो 2 है ये 240 को डिवाइड कर देगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 120 डिग्री। यानी एंगल A और एंगल C जिसको मैंने x माना था, ये कितना हो गया, 120 डिग्री। ठीक है, अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखिए, एंगल A आ गया 120 डिग्री, एंगल B आ गया 60 डिग्री, एंगल C आ गया 120 डिग्री, एंगल D आ गया 60 डिग्री। अब फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ था, आपको मैं क्वेश्चन में भी दिखा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ था 2 एंगल A माइनस 2 एंगल B। तो मैंने यहाँ पर लिखा एंगल A की जगह एंगल A की वैल्यू डाली है, एंगल B की जगह एंगल B की वैल्यू डाली है। 2 मल्टीप्लाई 120 माइनस 2 इंटू 60 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करोगे 240 आएगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे 120 आएगा, और इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिल गया 120। और यहाँ पर है एंगल A प्लस एंगल B, तो एंगल A की वैल्यू 120 है, B की वैल्यू 60 डिग्री है। इनको प्लस करने पे आपको मिल गया 180। ये है एंगल A प्लस एंगल D। एंगल A था 120 डिग्री, एंगल D था 60 डिग्री। इनको प्लस करने पे मिल गया आपको 180 डिग्री। फोर्थ पार्ट क्या है, 3 एंगल C माइनस 2 एंगल D। एंगल C की वैल्यू है 120, एंगल D की वैल्यू है 60। तो 3 मल्टीप्लाई C की वैल्यू माइनस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू। इनको मल्टीप्लाई करा 360 आया, इसको मल्टीप्लाई करा 60 को 2 से करा तो आया 120 डिग्री। ठीक है, ये 1 है ये, और इसका डिग्री है, तो 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिल गया, 240 डिग्री। हमें क्वेश्चन में भी ये पूछा है चारों को सॉल्व करने के बाद किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो देखो किसकी वैल्यू ज्यादा आई, 3 एंगल C माइनस 2 एंगल D की, क्योंकि 240 डिग्री ग्रेटेस्ट वैल्यू है इनकी। तो मैंने लिख दिया 3 एंगल C माइनस 2 एंगल D हैज द
ग्रेटेस्ट वैल्यू। ये क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पर। मेरे को पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन क्या है ना, मैं अगर अच्छे से समझाऊंगा नहीं तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं थोड़ा सा अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है एक रनिंग इवेंट हो रहा है जिसमें रनर्स को एक प्री डिसाइडेड डिस्टेंस को कंप्लीट करना है और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है इसमें जो रनर्स को कवर करनी है, ठीक है। और जो इवेंट है टोटल कितने किलोमीटर है इसमें? 11 किलोमीटर है। लिख लेते हैं यहाँ पर, ये मैंने डेटा भी यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है और टोटल भी लिख देता हूँ मैं। टोटल डिस्टेंस कितना है? 11 किलोमीटर है। चलो अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट में पूछ क्या रहा है। एक मिनट, चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। कहते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द मड रन। यानी मड रन पहले देखते हैं कहाँ है। ये रहा मड रन, ये रहा। कितने किलोमीटर है? 1, ठीक है। मड रन 1 किलोमीटर है और टोटल डिस्टेंस कितना है? 12। तो ये इसका बन गया फ्रैक्शन। हमें यही पूछा था, सॉरी 12 नहीं, 11 टोटल 11 है ना। 1/11 दोबारा लिख देते हैं, 1/11। हमें यही बोला था कि टोटल डिस्टेंस में से मड रन का हमें बताना है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? टोटल डिस्टेंस कितना था? 11 और मड रन कितना है? 1, तो ये बन गया 1/11, ठीक है। अब चलेंगे सेकंड पर। व्हाट फ्रैक्शन इज द टोटल डिस्टेंस इज द क्रॉसिंग वाटर बॉडीज। तो देखो क्रॉसिंग वाटर बॉडीज का कितना है? 1, तो इसका फ्रैक्शन भी सेम बनेगा। क्रॉसिंग टोटल डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर और टोटल कितना है? 11, तो ये भी हो गया 1/11। चलो अब चलते हैं अगले पार्ट पर। कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन पेव्ड रोड एंड अनपेव्ड रोड। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। पेव्ड रोड कितना है? 3 और अनपेव्ड रोड कितना है? 2। दोनों को प्लस करो, प्लस करने पर कितना आ गया? 5। यहाँ पे लिखेंगे, थर्ड पार्ट है ना। प्लस करने पर कितना आ गया? 5 और टोटल कितना है? 11, तो ये हो गया 5/11। चलो अब चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर, फोर्थ पार्ट पर। कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन हिल क्लाइंबिंग एंड वुड्स। अब आप देखिए हिल क्लाइंबिंग, भाई ये रहा हिल क्लाइंबिंग, ये रहा हिल क्लाइंबिंग, ये रहा, और वुड्स, रनिंग इन वुड्स, ये रहा 2 और 2 कितना हो गया भाई? ये हो गया 4 और टोटल कितना है? 11, तो इसका आंसर क्या आ गया? 4/11। अब आगे चलेंगे फिफ्थ पार्ट पर, देखते हैं क्या कह रहा है। फिफ्थ पार्ट में क्या रहा है? फिफ्थ पार्ट में राहुल कह रहा है, देखो राहुल सेज बाय रनिंग थ्रू वुड्स। अगर मैं वुड्स पे रन करता हूँ, हिल्स को क्लाइम करता हूँ, तो कितना डैश ऑफ द टोटल डिस्टेंस इन क्रॉस कंट्री कैन बी कवर्ड। पहले देख लेते हैं वुड्स और क्लाइंबिंग हिल्स कितना है। देखो वुड्स कितना है? 2 और क्लाइंबिंग कितना है? 2, प्लस करके लिख दो 4 और टोटल कितना है? टोटल है 11, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सूट करता है। एक मिनट, ये देखो, तो 4 किलोमीटर 11 का क्या है? हाफ है, लेस देन हाफ है, मोर देन हाफ है, या 1/4 है? अब बताओ 11 का हाफ कितना हो जाएगा? 11 का हाफ तो 5.5 हो जाएगा ना। तो जो हमारा 4 है वो क्या है? लेस देन हाफ। तो फिफ्थ पार्ट में आ जाएगा लेस देन हाफ, लेस देन हाफ। ये वाला क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर सेक्शन हमारा फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ स्कूल परफॉर्मेंस एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टू बी अरेंज्ड इन ईच रो एंड कॉलम। यानी ऐसे भी बच्चे सेम होनी चाहिए और ऐसे भी सेम होनी चाहिए। 9 स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज्ड। अरेंजमेंट 1 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 9 स्टूडेंट्स हैं। ये देख लो, आप काउंट कर लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ऐसे भी बच्चे 3 हैं, ऐसे काउंट करें, और ऐसे काउंट करें तब भी 3 हैं, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे करते हैं। कह रहा है कितने स्टूडेंट्स को और ऐड करना पड़ेगा रो और कॉलम में, अगर हमें 9 स्टूडेंट्स नहीं, कितने चाहिए? 100 स्टूडेंट्स चाहिए। अच्छा आप एक बात देखो, हमें यहाँ पर 9 स्टूडेंट्स को अरेंज करना था,
ठीक है, यहाँ पे देखो उसको ऐसे समझते हैं, हमें रो और कॉलम, ये देखो हमें रो और कॉलम को इक्वल रखना है, ठीक है, और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 9। तो अगर हमें इक्वल रखना है और 9 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है तो उसको स्क्वायर रूट निकाल दो, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऐसे 3 थे हर जगह, ये देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब हमें कितने अरेंज करने हैं, 100 अरेंज करने हैं। तो आप देखो 100 का क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। क्वेश्चन में लेकिन क्या कह रहा है कि आपको इस अरेंजमेंट में, ये जो अरेंजमेंट गिवन है, इस अरेंजमेंट में कितने और बच्चे ऐड करने पड़ेंगे। तो हमारा आंसर 10 आया है, लेकिन 3 यहाँ पर पहले से ही है ना, तो हमें और कितने अरेंज करने पड़ेंगे, 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा फर्स्ट पार्ट में। यही पूछ रहा है इसमें कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी एडेड इन अरेंजमेंट 1। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है टीचर्स ऑर्गेनाइजिंग द परफॉर्मेंस थिंक दैट इट विल बी डिफिकल्ट टू अरेंज 100 स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप। वो ना मतलब एक ग्रुप में 100 स्टूडेंट्स को ना अरेंज नहीं कर पा रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, दे थिंक डिवाइडिंग द ग्रुप, उन्होंने ना 2 अरेंजमेंट कर, 2 अरेंजमेंट इन्होंने कर दिए। हमें बताना है कि उनके हर एक अरेंजमेंट में कितने स्टूडेंट्स थे। तो इस क्वेश्चन को करने का मैं ना आपको फटाफट से एक तरीका बताता हूँ। आप इन सारे ऑप्शंस को प्लस करो, आप इसको प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 100, इसको प्लस करोगे तो भी 100 मिलेगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करने पर 100 नहीं मिलेगा, और हमारे 100 जो है टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। और हमें बोला है वो स्क्वायर्ड नंबर हैं जो अरेंजमेंट है ना, तो 50 तो एक स्क्वायर्ड नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 36,64। ये लिख देते हैं हम यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं 36,64। नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं 2 स्टूडेंट ना एब्सेंट हो गए, ठीक है, फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑन द इवेंट डे। तो 2 स्टूडेंट्स तो एब्सेंट हो गए, तो सबसे पहले आप ध्यान में रखो कि स्टूडेंट्स थे कितने, टोटल 100 थे ना, और 2 स्टूडेंट नहीं आए, तो कितने हो गए अब 98। अब आप देखो यहाँ पे कह रहे हैं टीचर्स थिंक और डिवाइडिंग द प्रेजेंट स्टूडेंट, और जो बच्चे आए यानी जो 98 बच्चे हैं ना, इनको उन्होंने फिर 2 अरेंजमेंट में डिवाइड कर दिया, और वो भी किसमें, कौन से अरेंजमेंट में, स्क्वायर अरेंजमेंट में, यानी वो नंबर कौन सा है, स्क्वायर्ड नंबर है। तो आप देखो कैसे होगा, देखो आप इन चारों ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि जो 49 और 49 है यही स्क्वायर्ड नंबर है। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, ठीक है, और 49 और 49 को प्लस करने पर भी 98 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, डी 49,49 लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट पे। यहां पे कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन, ये तो अपना स्टेटमेंट भी है, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू देयर सम। इसका आंसर क्या होगा, देयर सम। अच्छा, अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी ऑड वन। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप देखो 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, एक ये है अरेंजमेंट। अगला है 400 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 5। अगला देखो 900 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 5। अगला है 1400 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 5। अब इन चारों में से कौन सा ऑड है, तो उसका तरीका मैं बताता हूँ क्या है। इन चारों के लास्ट में 5 है, चलो ये चीज़ तो ठीक है। अब आप इसको देखो, इसका सेकंड और थर्ड नंबर देखो क्या है, 10 है और 10 है। 10 10 क्या होते हैं 100, तो फर्स्ट नंबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 5 है, सेकंड और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, इन दोनों को करने पर।
और इन दोनों को करने पर भी 900 आ जाएगा, लेकिन 40 और 40 को करने पर ना आपको 1400 नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन डी ही है जो ऑड है। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा कि ऑप्शन डी ही है ऑड वन। सेक्शन ए हमारा फिनिश होता है।